सीआरपीसी की इसी सीरीज में आज न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर सीआरपीसी का चैप्टर 9 मेंटेनेंस भरण पोषण के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये, एक पीड़ितों के लिए भी और साथ ही लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी, जनरली 125 सीआरपीसी के नाम से एडवोकेट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ इस चैप्टर 9 में 125 से 128 तक यानी 125, 126, 127 और 128 चार ऐसी धाराएं हैं जो भरण पोषण से संबंधित प्रावधान करती है, प्रक्रिया बताती है और निर्धारण के बारे में बताती है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए प्रावधान दिया गया है। 125 क्लियर कट हमें ये बताती है कि जहां कहीं भी पत्नी, संतान, चाहे वो जारज हो या अजारज हो, और माता पिता जिनकी कोई आय नहीं हो और जिनको की भरण पोषण की आवश्यकता हो, वो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जहां कहीं भी हम देखते हैं, इसमें जहां तक पुत्री का प्रश्न है, पुत्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अगर विवाहित है और अवयस्क है और उसके पति की कोई आय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि पत्नी जारता की स्थिति में रहती है तो वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती है। संतान में वैध और अवैध दोनों प्रकार की संतानें शामिल है। जब तक वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाए या उसके आय के संसाधन नहीं हो जाए, वयस्क नहीं हो जाए, तब तक वो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है। संतानों के मामले में एक और चीज़ है कि अगर वो वयस्क हो गया है या पागल या उन्मत्त अवस्था में है या एक तरह से हम शारीरिक विकलांगता की स्थिति में है और वो उसका कोई इनकम का सोर्स जो वो जनरेट नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में वो तब तक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है अपने पिता से, जब तक कि वो आय प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ जाए। इसमें हम ये देखेंगे कि पत्नी से संबंधित सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। विवाह के पश्चात अगर पति उसको मेंटेन नहीं करता है, भरण पोषण नहीं करता है, तो वो न्यायालय में 125 के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायाधीश के एटलीस्ट सीजीएम कोर्ट जो होगा वो उसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखता है। इससे नीचे का न्यायालय इसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से जो वो इस प्रकार की मांग की जा सकती है। तो 125 बिल्कुल स्पष्ट रूप से करिए कि तीन तरह से पत्नी, संतान और वृद्ध माता पिता। वृद्ध माता पिता के मामले में इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है 125 में कि ऐसे वृद्ध माता पिता जिनका आय का कोई सोर्स नहीं है और वो संतान पर निर्भर है, तो वो अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके लिए हम अतिरिक्त चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेट्स ने पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट पारित किया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो उस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। उस एक्ट में इतने अधिक वाइड प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर पेरेंट्स, जनरली हमारे यहाँ ये होता ही है कि पेरेंट्स संतान के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी समय से पूर्व ही, उनके जाने से पहले ही उनके नाम करवा देते हैं, रजिस्ट्री करवा देते हैं। और जब संतान प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा लेती है तो माता पिता से मुख मोड़ लेती है और उनको भरण पोषण नहीं देती है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, उपखंड अधिकारी को सिर्फ एक सादा आवेदन पत्र दिए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे उसके दी गई गिफ्ट रिवॉक हो जाएगी और पुनः उस वृद्ध माता पिता के नाम से हो जाएगी, ताकि अगर संतान भरण पोषण नहीं देती है तो वो अपनी संपत्ति को बेच करके अपना भरण पोषण कर सके। इस प्रकार के प्रोविजन उन एक्ट्स में दिए गए। तो हमने ये देखा कि 125 के प्रोविजंस कुछ मामलों में जहां बहुत अधिक सॉलिड कंडीशंस में नहीं थे और रिलीफ नहीं मिल रही थी पेरेंट्स को, वहां इसके लिए सरकारों ने अलग से एक्ट बना करके उनको प्रोटेक्ट किया।
तो ये 125, 126 में है प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी भरण पोषण प्राप्त करने की। देखिए सामान्यतः अगर हम रूटीन में देखते हैं कि समाज में जहाँ पत्नी, संतान और माता पिता अगर उनको मेंटेनेंस दिया जा रहा है तो उनको किसी प्रकार का एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया की हमें आवश्यकता कब पड़ती है, जबकि जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस देना है, यानी पिता को बच्चों का, पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना है या पुत्र को माता पिता को मेंटेनेंस देना, अगर वो नहीं देते हैं तो प्रक्रिया की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें प्रक्रिया ये है कि सामान्यतः आप 125 सीआरपीसी में अगर मामला बन रहा है तो 126 सीआरपीसी के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो वो इस प्रकार का एक आवेदन दिया जा सकता है कि ये कंडीशन है और मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जानकारी करेगी कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, कहीं परेशान करने के लिए तो दावा नहीं लाया गया है क्या, है ना। ये जो भरण पोषण है आप यहाँ इसको नोट कर लें, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये आपराधिक मामला बनता है। सीआरपीसी है मतलब आपराधिक मामला है, ये तो जानते ही, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के कोर्ट में कोई मामला जाएगा तो 125 के अंतर्गत उसको दर्ज करके और 126 में प्रक्रिया संचालित की जाएगी। और ऐसी स्थिति में ये देखा जाएगा कि जिसने मेंटेनेंस मांगा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और जिससे मांगा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। जैसे पत्नी ने पति से मांगा है तो पति की आर्थिक आय क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इनकम सोर्सेज क्या है। सेकेंडली कि वो जो उसकी वाइफ है उसका रहन सहन शादी से पूर्व कैसे था। ये कुल मिलाकर के सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी कि कितना मेंटेनेंस दिलवाया जाना चाहिए। यहाँ मैं 126 में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई निर्धारित राशि नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी अमाउंट जो है वो मेंटेनेंस में पत्नी को, संतानों को या वृद्ध माता पिता को दी जाएगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये सर्कमस्टांशियल है और सारा का सारा जो वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें देखा जाता है कि किसको कितनी मेंटेनेंस की राशि दिलवाई जा सकती है। अगर पति की आय 5 लाख रुपए है तो 80,000 रुपये मेंटेनेंस पत्नी को आराम से दिलवाया जा सकता है, लेकिन अगर पति की आय 80,000 है तो उसको 10,000 मेंटेनेंस भी दिलवाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां देखी जाएगी कोर्ट के द्वारा कि पत्नी की स्थिति क्या है और पति की स्थिति क्या है, उस आधार पर मेंटेनेंस की राशि निर्धारित की जाएगी। 1990s के दशक में एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसी राशि जो है वो 2400 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब 2400 रुपये जो अमाउंट बहुत कम हो गई है, तो कोर्ट जो है वो सर्कमस्टांशियल कंडीशंस को देखते हुए और इस प्रकार की राशि का निर्धारण करती है। यहाँ अगर एक बार किसी को राशि का निर्धारण कर दिया गया है, मेंटेनेंस का आदेश अगर कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और अगर कई बार पक्षकार भुगतान नहीं करते हैं मेंटेनेंस की राशि का तो आने वाले समय में कोर्ट विद इंटरेस्ट जो है वो उसके भुगतान की राशि का आदेश दे सकता है। 127 कहती है भत्ते की राशि में परिवर्तन। अब यहाँ देखिए कि मेंटेनेंस की राशि जो है वो पहले डिसाइड कर दी गई थी। 127 से ये स्पष्ट है कि कोर्ट के द्वारा भरण पोषण की राशि पहले निर्धारित कर दी गई थी और अब उस भत्ते की राशि में परिवर्तन किया जाना है। तो कब किया जा सकेगा? मान लो पहले हस्बैंड का बहुत अच्छा कारोबार चलता था, उसका बिजनेस था और अब उसका बिजनेस बंद हो गया या वो दिवालिया घोषित हो गया, तो भरण पोषण की वो राशि तो वो नहीं दे सकता, तो उसमें कमी की जा सकती है। मान लीजिए जब पहले भरण पोषण की राशि निर्धारित की गई थी तब हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ बिजनेस था, बेरोजगार था और मान लीजिए 4,000-5,000 रुपये उसके अदर इनकम सोर्सेज जो है वो उससे मेंटेनेंस की राशि निर्धारित की गई। बाद में वो IAS में उसका सिलेक्शन हो गया और उसको 2 लाख रुपये सैलरी मिलने लगी, तो भत्ते की राशि में ऐसी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। उस समय तक आगे हम देखेंगे कि जब तक कि पत्नी रीमैरिज नहीं कर ले, दूसरी नहीं कर ले, या संतान की जॉब नहीं लग जाए या इनकम सोर्सेज जनरेट नहीं हो जाए या पेरेंट्स का कोई और इनकम का सोर्सेज या प्रॉपर्टी बेच करके राशि प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। हाँ, अगर हस्बैंड ये साबित कर देता है कि पत्नी ने रीमैरिज कर ली है या वो एडल्ट्री में रह रही है या फिर उसका डिवोर्स हो गया है, तो डिवोर्स होने की तिथि तक, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेज ऐसे आए हैं कि मेंटेनेंस की राशि जो है वो डिवोर्स होने की तिथि तक भुगतान की जाती है। इसी प्रकार से लास्ट है इसमें 128 लोगों भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट कैसे करेंगे। यहाँ आप ये देख लीजिए
कि अगर कोर्ट के द्वारा भरण पोषण की राशि का एक बार निर्धारण कर दिया जाता है और वो भरण पोषण की राशि देने का आदेश दिया जाता है और वो अगर नहीं देते हैं, जनरली हस्बैंड्स पत्नियों को डिस्प्यूट होने के बाद मेंटेनेंस देना नहीं चाहते, जबकि 125 सीआरपीसी स्पष्ट रूप से कहती है कि मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, तो वो तारीख पे तारीख या इस तरह से कोशिश करते हैं, एडवोकेट्स भी इस प्रकार के कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाए, तो टाइम जो वो निकालते हुए चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट के सामने ये बात आती है तो कोर्ट उसको एनफोर्स करती है, यहाँ तक कि अगर पति की निश्चित इनकम है और जो राशि फिक्स की गई है भरण पोषण की वो नहीं देता है तो उसके अरेस्ट वारंट भी निकाले जा सकते हैं, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी इत्यादि करके भी भरण पोषण की राशि दिलवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीआरपीसी 125 में 125 से 128 तक भरण पोषण से संबंधित ये प्रावधान दिए हैं। थैंक यू।